ओके, सो हम डे 10 में हम अपने करने जा रहे हैं असेसमेंट। असेसमेंट कर रहे हैं डे 10 में, हाँ जी जरूरी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला मीम सही है ना? जल्दी से बोल दो हाँ, ना मत बोलना कोई। हाँ सही है, वेरी गुड। चलो, असेसमेंट एंड ऑडिट जो चैप्टर है ना, वो है जीएसटी में। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है असेसमेंट और एक है ऑडिट। असेसमेंट टोटल होते हैं 5 प्रकार के जीएसटी में, 5 टाइप्स। एंड ऑडिट जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ओके, तो इससे अपने को क्या लेना देना? इससे अपने को ये लेना देना है कि इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में जिसको अपने को अटेम्प्ट करना है। उसके लिए अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है तो इजीली अपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होता है। असेसमेंट मतलब क्या होता है? अगर तुमको एकदम बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, असेसमेंट मतलब होता है चेक करना। क्या चेक करना? जो भी तुमने किया है काम उसको चेक करना। आइदर तुम खुद से चेक करो या तो तुम फिर डिपार्टमेंट से चेक करवाओ। यानी अगर तुमने एक रिटर्न भरा है, पहली बात तो तुम उसको खुद चेक कर लो कि तुमने सही भरा है कि नहीं, और प्रॉपरली भरा है, प्रॉपरली टैक्स पे करो, रिटर्न सबमिट कर दो। फिर डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर डिपार्टमेंट उसको सेलेक्ट करेगा, सेलेक्ट करने के बाद डिपार्टमेंट उसको चेक करेगा कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। और अगर कुछ भी डिस्क्रिपेंसी होगा तो वो तुमको इन्फॉर्म कर देगा कि भैया ये डिस्क्रिपेंसी है, इसको ठीक कर लो। एक मेजर ओवरव्यू असेसमेंट का ये होता है। बट जो जीएसटी का असेसमेंट है, इसमें टोटल 5 टाइप्स के असेसमेंट है। 5 भी नहीं बोलूंगा, 4+1 बोलूंगा, क्योंकि है 4 टाइप की असेसमेंट। और जो लास्ट वाला असेसमेंट है, लास्ट सेकंड वाला, उसमें 2 टाइप है। तो टोटल हो गए 5 असेसमेंट। तो चलो देखते हैं क्या है। सबसे पहला जो असेसमेंट है वो है सेल्फ असेसमेंट। अच्छा, ये वाला चार्ट मैं शेयर कर दिया हूँ उसमें टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां से देख लेना, सब डाउनलोड करके इसको नोट डाउन कर लेना। सेल्फ असेसमेंट जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, वो खुद से होकर पहले देखेगा कि क्या उसकी वैल्यू बन रही है, क्या उसका टैक्स बन रहा है, और रिटर्न भरेगा, टैक्स पे करेगा, एंड दैट्स इट। इसी को बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट। खुद से होकर अपना खुद असेस करेगा और पे कर देगा टैक्स, कि मेरा इतना टैक्स बन रहा है, मेरा इतना आउटपुट है, मेरा इतना इनपुट है, सेट ऑफ करूंगा, जो टैक्स आएगा वो पे कर दूंगा। दैट इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट, एकदम सिंपल। अब कई बार प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पाते। वैल्यूएशन जो अपना चैप्टर अभी अपने किए नहीं है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, लेकिन जब करेंगे तो समझ में आ ही रहा होगा बुक में देख के कि बड़ा सा चैप्टर है, उसमें समझ में नहीं आएगा काफी सारी चीजें। और एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है उसको नॉलेज तो होगा नहीं, तो वैल्यू नहीं डिटरमाइन कर पाएगा। और या तो वो वैल्यू डिटरमाइन कर पा रहा है, रेट नहीं डिटरमाइन कर पा रहा है, और या तो फिर दोनों ही डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है। तो उस सिनेरियो में वो क्या करेगा? वो अप्लाई करेगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, कि एक बार मोटा मोटी मेरा असेसमेंट कर दो, हम एक बार के लिए रिटर्न लगा देते हैं, क्योंकि रिटर्न अटका हुआ है, रिटर्न अटकेगा तो फिर इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगा, फीस वगैरह सब कुछ लगेगा। तो हम डिपार्टमेंट के पास जाएंगे और डिपार्टमेंट को जाके बोलेंगे कि डिपार्टमेंट भैया एक काम करिए, मेरा एक बार प्रोविजनली असेसमेंट कर दीजिए, एक बार मोटा मोटी मेरे को बता दीजिए मेरे को कितना रुपया देना है। हम उतना दे देते हैं, बाद में जब आप फाइनल डिसाइड करोगे तो जो भी ऊपर नीचे होगा वो अपने पे कर लेंगे या ले लेंगे। तो हम अप्लाई करेंगे प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। 90 डेज के अंदर, जिस दिन हमने अप्लाई किया वहां से 90 डेज के अंदर, प्रॉपर ऑफिसर, पीओ मतलब होता है प्रॉपर ऑफिसर, वो पास कर देगा प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर, जिसमें कि वो मेरे को बता देगा क्या वैल्यू हुई है, क्या रेट ऑफ टैक्स हुआ है। अब देखो, प्रोविजनल असेसमेंट मतलब मोटा मोटी बताता है, तो जरूरी है क्या एग्जैक्टली वही फिगर आएगा जब फाइनल होगा? ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो प्रोविजनल में जाते क्यों? तो जब एग्जैक्टली वो फिगर नहीं आएगा तो उस सिनेरियो में क्या करेगा, वो हमसे बॉन्ड भरवाएगा, बॉन्ड, कि भैया तुम बॉन्ड दे दो, कल को तुम भाग गए, तुम पैसा नहीं दिए, तो हम बॉन्ड तोड़वा के कम से कम अपना पैसा तो निकाल लेंगे ना। तो हमको एक बॉन्ड अमाउंट भी बता देगा, हम जाके वो बॉन्ड एग्जीक्यूट कर देंगे। उसके साथ साथ हमको एक सिक्योरिटी अमाउंट भी देना पड़ेगा। तो जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा ना, वो मैक्सिमम 25% ऑफ बॉन्ड अमाउंट होगा, यानी जितना बॉन्ड अमाउंट डिसाइड हुआ उसका 25% से ज्यादा सिक्योरिटी वो हमसे नहीं लेगा, क्योंकि ऑलरेडी तो बॉन्ड ले ही रहा है ना, इसीलिए। तो ये 3 चीजें आएंगी उसमें, 4 चीजें। अगर वैल्यू का केस होगा तो वैल्यू बता देगा, रेट का केस होगा रेट बता देगा, दोनों का केस होगा दोनों बता देगा, बॉन्ड अमाउंट बता देगा, सिक्योरिटी अमाउंट बता देगा। अब तो उसने प्रोविजनली अपने को बता दिया। प्रोविजनल के बाद क्या होगा? प्रोविजनल के बाद फाइनल भी तो आएगा ना, तो वो कौन करेगा? वो प्रॉपर ऑफिसर ही करेगा फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फिर प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा विद इन 6 मंथ्स ऑफ पासिंग ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। जिस दिन प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर आए वहां से 6 महीने के अंदर प्रॉपर ऑफिसर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर पास करेगा। अब इसके बाद क्या होगा? अब इसके बाद दो चीजें हो सकती है, या तो पेबल आएगा, मतलब प्रोविजनल में उसने बोला था 100 रुपए टैक्स देने, बट एक्चुअल टैक्स आया 120, तो 20 रुपए उसको पे करने पड़ेंगे।
तो 20 रुपए जब वो पे करेगा, पता है कहाँ से पे करेगा? 20 रुपए जब वो पे करेगा ना, तो ड्यू डेट से टिल ड्यू डेट से पे, मतलब जो पेबल करेगा, मान लो पे कर दिया, 20 रुपीज आया, 20 रुपीज उसने पे किया, तो इस 20 रुपीज पे उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट का रेट है 18%। 18% से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक चीज अभी बताता हूँ, आगे भी आएगा, डिपार्टमेंट जब भी हमसे इंटरेस्ट लेगा ना, वो इंटरेस्ट कहाँ से लेगा पता है? डे वन से। ऑलवेज डे वन से लेगा। यानी ड्यू डेट जिस दिन था, इसका एक्चुअल ड्यू डेट, प्रोविजनल असेसमेंट जिस दिन हुआ वो दिन नहीं, जो एक्चुअल ड्यू डेट था, यानी जो सप्लाई है, ऑब्वियसली ये सप्लाई है, सप्लाई पे ही टैक्स आता है। तो जिस मंथ तुमने सप्लाई की, उसके नेक्स्ट मंथ के 20th जो होगा, वो होगा उसका ड्यू डेट। वहां से लेके टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट तक तुमको 18% इंटरेस्ट के साथ देना होगा। नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइनल असेसमेंट, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, बट फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। जो टीओएस के नेक्स्ट 20 होता है, उसको बोलते हैं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो कहां से? ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल एक्चुअल पेमेंट अपने को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब मान लो आया रिफंड। अगर रिफंड आया तो क्या होगा? अटक रहा है क्या थोड़ा सा? नहीं, ठीक है। रिफंड आया ना, रिफंड आया तो अब अपने को डिपार्टमेंट से मिलेगा। यानी डिपार्टमेंट ने बोला 100 रुपए प्रोविजनली जमा करवा दो, हमने करवा दिया। फाइनल असेसमेंट में आया 80 रुपीज, तो 20 रुपए अपने को वापस मिलना चाहिए, क्योंकि अपने ज्यादा दिए थे। तो जो अपने को 20 रुपए वापस रिफंड होगा ना, वो होगा 6% पर एनम से, इंटरेस्ट के साथ। लेकिन तुमको पता है इंटरेस्ट डिपार्टमेंट कहां से काउंट करेगा? ये काउंट करेगा जिस दिन फाइनल ऑर्डर आया, ठीक है, वहां से 60 डेज तक का टाइम होगा डिपार्टमेंट के पास। ठीक है, 60 डेज तक का टाइम होगा डिपार्टमेंट के पास। तो वो 61st डे से पेमेंट करेगा अपने को। फाइनल ऑर्डर के 61st डे से 6% के साथ पे करेगा। लेने के टाइम पे ड्यू डेट से 18%, देने के टाइम पे 6% से, वो भी फाइनल ऑर्डर के 60 डेज पास हो जाएगा, उसके 61st डे से टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक 6% पर एनम से अपने को इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये हुई बात प्रोविजनल असेसमेंट की। प्रोविजनल असेसमेंट कब होता है? जब एक टैक्सेबल पर्सन या तो वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर पा रहा, या तो रेट ऑफ टैक्स नहीं डिटरमाइन कर पा रहा, या दोनों ने डिटरमाइन कर पा रहा। अप्लाई कर देंगे प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, 90 दिन के अंदर अपने पास असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा। कौन सा असेसमेंट ऑर्डर? प्रोविजनल। जिसमें क्या बताया जाएगा? क्या वैल्यू होगी, क्या रेट होगा, क्या बॉन्ड अमाउंट होगा, क्या सिक्योरिटी अमाउंट होगी। सिक्योरिटी अमाउंट मैक्सिमम 25 हो सकती है। मतलब मैक्सिमम 25 बोला, क्या 25 ही होगी क्या? नहीं, उससे कम भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी एक अमाउंट हो सकता है, 25 मैक्सिमम है। कितने दिन के अंदर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा? जिस दिन तुम्हारा प्रोविजनल ऑर्डर आया, वहां से 6 मंथ्स के अंदर तुम्हारा फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। ओके, अब देखो, जब पेमेंट हुआ, अब फाइनल ऑर्डर आया तो दो चीज हो सकती है, तो पेबल आएगा तो रिफंड आएगा। अगर पेबल आएगा तो अपने को पे कर देना होगा, अपने को पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ, 18% इंटरेस्ट के साथ। और ये 18% इंटरेस्ट कहां से कैलकुलेट करेंगे? एक्चुअल ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट तक। रिफंड, फाइनल ऑर्डर आया, उसके 60 डेज तक का टाइम रहेगा डिपार्टमेंट के पास रिफंड इशू करने के लिए। अगर 60 डेज के अंदर नहीं इशू करता, तो 61st डे से लेके टिल द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ रिफंड 6% पर एनम से रिफंड मिलेगा। हमने अभी दो प्रकार के असेसमेंट देखे, एक देखा सेल्फ असेसमेंट, एक देखा प्रोविजनल असेसमेंट। एक क्वेश्चन रेज करूंगा, जल्दी से बता देना, मेरे को प्लेस ऑफ सप्लाई समझ नहीं आ रहा है। प्रोविजनल असेसमेंट में जा सकता हूं क्या? हूं क्या? नहीं जा सकता हूं। सिर्फ वैल्यू और रेट के लिए जा सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू और रेट के लिए, और किसी चीज के लिए नहीं जा सकता हूं। और रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं, एग्जामेशन है कि नहीं, वो सबके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वो सबके लिए तुम जाओ एडवांस रूलिंग के पास। इधर मत आओ। जब उधर पे एडवांस रूलिंग बना के रखा है, तो इधर क्यों आ रहे हो? इधर सिर्फ टैक्स का पेमेंट से रिलेटेड जो है, बस उसी के लिए आओ। ओके, 125% पे करना पड़ेगा? नहीं नहीं, बॉन्ड अमाउंट तो कितना भी डिसाइड हो सकता है, वो तो डिपेंड करेगा प्रॉपर ऑफिसर के ऊपर, वो जितना डिसाइड करे। उस बॉन्ड अमाउंट का 25% जो होगा, वो सिक्योरिटी अमाउंट होगा। सिक्योरिटी अमाउंट क्यों लेते हैं? देखो, बॉन्ड अमाउंट को तो वो तुड़वाना पड़ेगा ना। अब सिक्योरिटी अमाउंट वो इसलिए ले लेते हैं कि मान लो तुमने बोला कि सर मैं पेमेंट कर दूंगा, थोड़ा लेट होगा, तो क्या करेंगे, सिक्योरिटी अमाउंट से पैसा ले लेंगे, बॉन्ड नहीं तुड़वाएंगे। क्योंकि बॉन्ड तुड़वा देंगे तो फिर बॉन्ड, मान लो जैसे 3 लाख का बॉन्ड है, तो तोड़ेंगे तो फिर पूरा 3 लाख टूट जाएगा ना। फिर तो उसका बाद में आके वो बोल देगा सर मैं तो दे ही रहा था, अब क्यों मेरे से ऐसा करवाए। तो ये वाला पॉइंट के लिए बॉन्ड अमाउंट भी लेते हैं और सिक्योरिटी अमाउंट भी उससे लेते हैं। इन डिटेल में अभी समझ जाएगा, डोंट वरी।
अभी आगे बढ़ते हैं सिर्फ टाइप ऑफ असेसमेंट की तरफ। अभी अब है स्क्रूटनी असेसमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा होगा स्क्रूटनी असेसमेंट। हमने क्या किया था, हमने सेल्फ असेसमेंट लगाया। सेल्फ असेसमेंट जैसे ही हमने लगाया तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, लाखों सेल्फ असेसमेंट गए होंगे उसके पास, उसमें से वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कुछ एक दो रिटर्न को जिसको वो स्क्रूटनी में लेगा। स्क्रूटनी मतलब चेकिंग में लेगा, ठीक है, डिटेल्ड चेकिंग जिसको बोलते हैं। तो प्रॉपर ऑफिसर कुछ रिटर्न को सेलेक्ट करेगा रैंडमली और उसको डिटेल चेकिंग में लेगा। अब डिटेल चेकिंग में लिया तो जरूरी है क्या नोटिस आ जाएगा, नहीं, नोटिस तो तब आएगा जब कुछ डिस्क्रिपेंसी उसको मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम मिलेगा, कुछ गैप मिलेगा या कुछ दिक्कत आएगी तब। तो अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी फाउंड होगी तो प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा नोटिस। अब उस इशू नोटिस में क्या लिखेगा, ऑब्वियसली यही बोलेगा ना कि भैया हमने तुम्हारा रिटर्न देखा, इस रिटर्न में तुम्हारा ये वाली गलती है, बताओ ये गलती है कि नहीं है कि क्या है, एक्सप्लेनेशन दो। तो अपने जो रजिस्टर्ड पर्सन है अपने को 30 डेज के अंदर या तो एक्सेप्ट कर लेंगे डिस्क्रिपेंसी, हाँ भैया मेरे से गलती हुई है, इतना टैक्स ड्यू बनता है, मैं पे कर दे रहा हूँ, और या तो हम एक्सप्लेनेशन दे देंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। अब देने के बाद प्रॉपर ऑफिसर या तो सेटिस्फाइड होगा या तो नहीं सेटिस्फाइड होगा उस एक्सप्लेनेशन से, या अपने जो पेमेंट करने बोले अपने पेमेंट नहीं किए मान लो, तो नॉट सेटिस्फाइड में आ जाएंगे प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होगा तो कोई फर्दर एक्शन नहीं, केस क्लोज, खत्म, खलास, ओवर। पर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो प्रॉपर ऑफिसर क्या कर सकता है, मैंने बोला था ना दो प्रकार के ऑडिट होते हैं स्टार्टिंग में, तो या तो वो नॉर्मल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है और या तो वो स्पेशल ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। अगर इससे भी उसका मन नहीं भरेगा तो वो इंस्पेक्शन, सर्च और सीजर करवा सकता है। इससे भी मन नहीं भरेगा तो 73 74 73 74 थोड़ा सा याद है, डिमांड एंड रिकवरी मैंने बोला था, तो डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर ओपन कर देगा उनके लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट में क्या होता है, प्रॉपर ऑफिसर के पास लाखों असेसमेंट आते हैं, तो उसमें से रैंडमली वो कुछ सेलेक्ट करता है, रैंडमली नहीं, कोई भी बेसिस होगा उसके बेसिस पे सेलेक्ट करता है। फिर सेलेक्ट करने के बाद उसको डिटेल चेकिंग करता है। डिटेल चेकिंग करने के बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलता है तो वो नोटिस इशू करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, उसको बोलेगा भैया जवाब दो। रजिस्टर्ड पर्सन 30 डेज के अंदर या तो जवाब देगा और या तो फिर डिस्क्रिपेंसी को एक्सेप्ट करके ड्यूज पे कर देगा, जितना भी ड्यूज बनेगा उसका वो पे कर देगा। अब उसने जो जवाब दिया उससे या तो प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड है या तो सेटिस्फाइड नहीं है। अगर सेटिस्फाइड है कि नहीं नहीं गलती नहीं है, सही बोल रहा है रजिस्टर्ड पर्सन, तो केस को क्लोज कर देगा, खलास, खत्म, ओवर। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो या तो ऑडिट करवा सकता है, तो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, तो इंस्पेक्शन प्रोसीजर करवा सकता है, या 73 74 करवा सकता है, या कुछ भी करवा सकता है इसमें से जो भी उसको पॉसिबल लगे, किसी भी सीक्वेंस में जो भी वो चाहे वैसे करवा सकता है। बाकी तो जो चैप्टर पढ़ेंगे इंडिविजुअली तो समझ जाएंगे कौन सा सीक्वेंस कब फॉलो करना होता है। अभी बस इतना समझो, चार में से कुछ भी करवा सकता है। और मान लो तुमने एक्सेप्ट किया डिस्क्रिपेंसी और तुमको बोला गया था टैक्स ड्यू तुम पे कर लोगे, तुमने एक्सेप्ट किया और बोला कि हाँ हम टैक्स दे देंगे। अब मान लो तुमने टैक्स नहीं दिया, तुमने एक्सेप्ट किया और टैक्स नहीं दिया, तो फिर प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, ऑडिट करवा देगा, स्पेशल ऑडिट, इंस्पेक्शन प्रोसीजर 73 74 का केस खोल देगा। तो हमने तीन प्रकार के असेसमेंट अभी तक किए, अपने किए सेल्फ असेसमेंट, फिर किया प्रोविजनल असेसमेंट, फिर किया स्क्रूटनी असेसमेंट। अब अपने जा रहे हैं असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स। ये क्या होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से है, यहाँ से नहीं, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, इसलिए देखो एरो ऊपर नीचे दिया हुआ है। अब देखो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 3 दिन पहले आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो, जैसे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न आने वाला होगा 3 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा कि दिस इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, काइंडली फाइल योर रिटर्न, इस टाइप से। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जाने के बाद 5 दिन के अंदर अगर आपने रिटर्न नहीं लगाया है तो 5 दिन के अंदर आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। जैसे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न गया उसके 5 दिन के अंदर आफ्टर 5 डेज आपके पास एक नोटिस आ जाएगा। वो नोटिस आने के बाद आपके पास 15 डेज रहेगा रिटर्न लगाने के लिए। अगर आपने 15 डेज के अंदर रिटर्न नहीं लगाया तो प्रॉपर ऑफिसर आपका टैक्स खुद से होके निकाल के बजा देगा, आपका क्या कर देगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट बजा देगा आपका। चलो फिर से देखते हैं, असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न, नाम में ही लिखा है जिसने रिटर्न नहीं लगाया उसका असेसमेंट कैसे होगा। तो देखो सिस्टम क्या है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 3 दिन पहले आपके पास मैसेज आ जाएगा कि इतना तारीख को ड्यू डेट है, रिटर्न लगा देना। अब ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्रॉस हो गई, उसके 5 दिन के बाद आपके पास एक नोटिस आ जाएगा जो कि बोलेगा कि तुमने रिटर्न नहीं लगाया, अभी भी टाइम है, रिटर्न लगा दो। तुम्हारे पास 15 दिन होंगे, तुम 15 दिन के अंदर रिटर्न लगा देना। अगर तुमने 15 दिन के अंदर रिटर्न नहीं लगाया, 15 दिन के अंदर भी रिटर्न नहीं लगाया,
तो प्रॉपर ऑफिसर तुम्हारा बजा देगा, क्या करेगा, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अपने से होके तुम्हारा टैक्स कैलकुलेट करेगा, उसके पास जितना भी इंफॉर्मेशन होगा, और तुमको फिर वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमने क्या देखा, हमने देखा असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पॉइंट पे, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब एक बंदा है जिसने फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, मतलब रजिस्ट्रेशन लिया नहीं, लेना था लिया नहीं, या रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया बट उसको टैक्स पे करना है, रजिस्ट्रेशन उसका कैंसिल्ड है बट उसको टैक्स पे करना है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, उस सिनेरियो में एक नोटिस इशू होगा। उस नोटिस में क्या लिखा होगा कि देखो हमको लगता है कि तुमको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए था बिकॉज ऑफ दिस रीजन एंड यू हैव नॉट टेकन द रजिस्ट्रेशन, या योर रजिस्ट्रेशन इज कैंसल्ड बट हाउ एवर आई थिंक कि इतना रुपया टैक्स तुम्हारा ड्यू है। वो ग्राउंड्स बता देंगे उस नोटिस में। 15 दिन का टाइम होगा टैक्सेबल पर्सन के पास रिप्लाई फर्निश करने के लिए, 15 दिन का टाइम होगा रिप्लाई फर्निश करने के लिए। और अगर उसके बाद उसका रिप्लाई देखेगा और उसके बाद उसका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। अब ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कब तक हो सकता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो सकता है 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द एनुअल रिटर्न। यानी अगर कोई एक ईयर है तो उसके 5 साल तक उसका कभी भी बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो सकता है। यानी अगर तुमने कोई गलती की है ना तो 5 साल तक कभी भी पकड़ सकते हैं और तुम्हारे पास आ सकते हैं। यानी तुमको अगर रजिस्ट्रेशन लेना था, ठीक है, 30 days पास ऑन हो गया, तुमने नहीं लिया, तुम खुश हो गए, तुमको लगा डिपार्टमेंट हमको नहीं पकड़ पाया, नहीं 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 नहीं, ऐसा मत सोचना। वो आने वाले 5 साल तक कभी भी तुम्हारे पास पीछे वापस आ सकता है, क्योंकि उसके पास 5 साल का टाइम लाइन है। वो 5 साल तक कभी भी तुमको पकड़ सकता है। तो कभी भी ऐसा कुछ हो जाए तो ये मत सोचना कि तुम बच गए, बचोगे नहीं। अब देखो, तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होगा तुम्हारा जब तुमने रिटर्न नहीं लगाया है, तब तुम्हारा हो जाएगा, 15 दिन का टाइम देंगे, 15 दिन के अंदर भी रिटर्न नहीं लगाया तो तुम्हारा बजा देंगे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर। एक दूसरा कब होगा, वो अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला, यानी तुमको रजिस्ट्रेशन लेना था, तुमने लिया नहीं, हमने तुमको नोटिस भी दिया था, तुमने रिप्लाई दिया, रिप्लाई से अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हम तुम्हारा बचा देंगे, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे। सिंपल है। अब आते हैं लास्ट असेसमेंट में, 6th असेसमेंट, समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट नाम से ही समझ में आ रहा होगा, फटाफट असेसमेंट कर देंगे। फटाफट असेसमेंट क्यों करेंगे, मान लो कि कौन है, नीरव मोदी है। अब नीरव मोदी है तो अपने को पता है तो निकल लेगा, तो इसका क्या करेंगे, फटाफट असेसमेंट करके फटाफट टैक्स निकाल के इसको फटाफट नोटिस भेज देंगे। तो दिस इज इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। प्रॉपर ऑफिसर के पास अगर सफिशिएंट ग्राउंड है टू बिलीव दैट डिले इन पासिंग द असेसमेंट ऑर्डर, अगर असेसमेंट ऑर्डर लेट से आया तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू। तो वो क्या करेगा, समरी असेसमेंट पास कर देगा। वो क्या करेगा, समरी असेसमेंट पास कर देगा। तो हमने देखा 6 प्रकार के असेसमेंट, 5+1, जिसमें से एक तो बेस्ट जजमेंट का ही 2 पार्ट है। अब सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट मतलब क्या होता है, एसएससी खुद से होकर अपना टैक्स असेस करेगा, पे कर देगा। प्रोविजनल मतलब क्या होता है, वैल्यू नहीं समझ में आ रहा, टैक्स नहीं समझ में आ रहा, प्रोविजनल के लिए अप्लाई करो, 90 दिन के अंदर प्रोविजनल असेसमेंट का ऑर्डर आ जाएगा, जिसमें तुमको वैल्यू भी बता देंगे, रेट भी बता देंगे, बॉन्ड अमाउंट भी बता देंगे, सिक्योरिटी अमाउंट भी बता देंगे। वहां से 6 months के अंदर आपके पास फाइनल ऑर्डर आ जाएगा, प्रॉपर ऑफिसर आपको फाइनल ऑर्डर दे देगा। अब फाइनल ऑर्डर जैसे ही आपके पास आया, या तो पेबल आएगा या तो रिफंडेबल आएगा। अब पेबल आएगा तो आप पे कर देना 18% इंटरेस्ट के साथ, फ्रॉम कब से, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न टिल द डेट ऑफ पेमेंट। अब डिपार्टमेंट को अगर रिफंड देना है तो वो 6% पर एनम से देगी, और वो भी 60 दिन के बाद से, 61st डे से देगी। ठीक है। अब स्क्रूटनी असेसमेंट मतलब क्या होता है, ढेर सारे लोगों ने रिटर्न लगाया, उसमें से प्रॉपर ऑफिसर कोई रिटर्न सेलेक्ट करेगा बेस्ड ऑन देयर जो भी प्रोसीजर है उस पे, और फिर अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मिलेगा तो नोटिस आएगा। नोटिस में क्या मांगेगा, बताओ भैया क्यों गलती की हो, ये गलती हमको दिख रही है। तुम्हारे पास 30 days रहेगा, उस पे या तो एक्सेप्ट कर लो और या तो रिप्लाई दे दो, दोनों में से कोई एक काम करो। प्रॉपर ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड है तो केस क्लोज, खत्म, खलास, ओवर। और नहीं सेटिस्फाइड है तो ऑडिट करवा देगा, स्पेशल ऑडिट करवा देगा, इंस्पेक्शन करवा देगा, 73 74 करवा देगा। अब देखो नॉन फाइलर का केस, ध्यान से देखो यहाँ पे सुमित, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 3 दिन पहले तुम्हारे पास एक मैसेज आएगा कि इस दिन ड्यू डेट है, रिटर्न लगा देना, भूलना मत। ड्यू डेट गई, जैसे ही ड्यू डेट चली जाएगी उसके 5 दिन के बाद तुम्हारे पास एक नोटिस आएगा, ड्यू डेट के 5 दिन के बाद तुम्हारे पास एक नोटिस आएगा। हाँ, वो डिपेंड करता है, 25 भी हो सकता है, कभी कभी एक्सटेंड हो जाता है ना ड्यू डेट, तो अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से 5 days के बाद तुम्हारे पास नोटिस आएगा।
उस नोटिस के 15 दिन के अंदर तुमको रिटर्न लगाना है। उस नोटिस के 15 दिन के अंदर तुमको रिटर्न लगाना है। अगर उस नोटिस के 15 दिन के अंदर तुमने रिटर्न नहीं लगाया तो तुम्हारा बजा देगा प्रॉपर ऑफिसर। क्या करेगा? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देगा। फिर आया असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड। तुमको रजिस्ट्रेशन लेना था, तुमने लिया नहीं, या तो कैंसिल हो गया तुम्हारा रजिस्ट्रेशन, बट यू आर लाइबल टू पे। याद है रजिस्ट्रेशन के कैंसिलेशन चैप्टर में अपने क्या पढ़े थे कि रजिस्ट्रेशन नहीं है पर टैक्स ड्यू बनता है तो देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। तो ये वही वाला बात बोल रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या करेंगे, एक नोटिस आएगा अपने पास, उसमें लिखा होगा कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई एम थिंकिंग कि आपका टैक्स ड्यू बन रहा है, आप पे कर दो। आपके पास 15 डेज रहेगा रिप्लाई करने के लिए। रिप्लाई से सेटिस्फाइड तो ठीक, वैसे सेटिस्फाइड होगा नहीं, और वो क्या करेगा, तुम्हारा बजा देगा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। ये कब तक हो सकता है? ये हो सकता है तुम्हारा 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न। जिस ईयर का आपने बजा रहे, उस ईयर का एनुअल रिटर्न जिस दिन गया था वहां से 5 साल तक ये वाला कभी भी असेसमेंट आ सकता है। ओके। तो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट दो प्रकार के होते हैं, एक असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर, एक असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। और नेक्स्ट है समरी असेसमेंट। समरी असेसमेंट मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। फटाफट असेसमेंट कर देंगे प्रोवाइडेड सफिशिएंट ग्राउंड से अपने पास ये बिलीव करने के लिए कि अगर असेसमेंट में देरी हुई तो रेवेन्यू एडवर्सली अफेक्ट हो जाएगा। अब आएंगे असली चैप्टर की तरफ। असेसमेंट एंड ऑडिट, पेज नंबर 118। ये देखो, every registered person under the act shall himself assess the tax payable by him for the tax period, and after self assessment he shall file the return required under section 39। ठीक है, तो सेक्शन 39 में जब भी रिटर्न वाला आएगा ना तो सेक्शन 39 कोट कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ द रिटर्न 39 में है, तो 39 अपने कोट कर देंगे कि एक रजिस्टर्ड पर्सन खुद से होकर टैक्स को एसेस करेगा और सेक्शन 39 के तहत वो अपना रिटर्न लगा देगा। दिस इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट। यही पढ़ा था, हाँ यही पढ़ा था। अब बात करते हैं प्रोविजनल असेसमेंट की। अगर सिचुएशन डिमांड करता है प्रोविजनल असेसमेंट की, मतलब किस सिचुएशन में अपने प्रोविजनल असेसमेंट कर सकते हैं? अगर जो टैक्सेबल पर्सन है इज अनएबल टू डिटरमाइन वैल्यू या रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल ऑन गुड सर्विसेज और बोर्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। या तो वैल्यू नहीं बता पा रहे या तो रेट नहीं बता पा रहे, तो टैक्सेबल पर्सन क्या करेगा, एक एप्लीकेशन लगाएगा विद डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ हिज रिक्वेस्ट। अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करेगा और एक एप्लीकेशन लगा देगा प्रोविजनल असेसमेंट के लिए। प्रॉपर ऑफिसर इशू करेगा उसको ऑर्डर विद इन अ पीरियड नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट, अलाउइंग पेमेंट ऑफ टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस, की प्रोविजनल बेसिस पे तुम टैक्स पे कर दो। क्या क्या होगा उसमें? वैल्यू होगा, रेट होगा, अमाउंट फॉर विच बॉन्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड एंड सिक्योरिटी इज टू बी फर्निश्ड। द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कैन नॉट एक्सीड 25% ऑफ द अमाउंट कवर्ड अंडर बॉन्ड। अमाउंट शैल इंक्लूड आईजीएसटी। ठीक है, ये जो भी बॉन्ड अमाउंट है उसमें आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो भी है वो इंक्लूड होगा, वो इंक्लूड करके अमाउंट बताएगा। अब फर्निशिंग ऑफ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, अब ये देखो यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा। बॉन्ड क्या, एक डॉक्यूमेंट है वेयर बाय द टैक्स पेयर बाइंड हिमसेल्फ टू पे द डिफरेंशियल टैक्स इफ एनी पेबल ऑन फाइनलाइजेशन ऑफ द प्रोविजनल असेसमेंट। The security is required to be furnished in the form of bank guarantee for an amount as proper officer may deem fit subject to 25% of the amount covered। यानी अपने को बॉन्ड भी देना है, सिक्योरिटी भी देनी है। बॉन्ड क्या होता है? वो बाइंड करने के लिए होता है। सिक्योरिटी किस लिए होती है? वो एक बैंक गारंटी होती है जिसको तोड़वा के वो अपना पैसा तुरंत ले सकते हैं, संग संग डिपार्टमेंट है अपना पैसा तुरंत रिकवर कर सकता है। और ये 25% क्यों रखा है? ये एक तरह से समझ लो थ्रेशोल्ड टाइप का, थ्रेशोल्ड नहीं बोलूंगा, एक मतलब इतना डिविएशन है। उनको लगता है कि जो भी अगर हम लोग प्रोविजनल में निकालेंगे तो 25% ऊपर नीचे होगा, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। तो अपने को तो, उनको तो सिर्फ डिफरेंशियल चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मतलब 100 रुपया उन्होंने बोला, मैंने 100 जमा करवा दिया, 120 आया, तो उनको तो सिर्फ 20 ही लेना है ना। वो थोड़ी ना पूरा 120 तोड़वा के ले लेंगे, 100 तो मैंने जमा करवा ही दिया था ना। तो वो क्या करेंगे, सिर्फ 20 वाला लेंगे। इसीलिए 25% शायद से हो सकता है, ये मेरा अजम्पशन है। इस तरह करके लर्न भी कर सकते हो। इन ऑर्डर टू सेव टैक्स पेयर फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ सबमिटिंग सेपरेट बॉन्ड, ये कुछ नहीं लिखा, ये लिखा है कि मान लो अगर तुमने सीजीएसटी में बॉन्ड दे दिया तो मान लिया जाएगा एसजीएसटी में भी वही बॉन्ड आ चुका है। मतलब बार बार हर एक एक्ट में जाके बॉन्ड देने की नीड नहीं है। द एप्लीकेंट में फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिलीज ऑफ सिक्योरिटी आफ्टर इशू ऑफ फाइनल असेसमेंट ऑर्डर। फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया, मैंने पेमेंट कर दिया, फिर मैं जाऊंगा डिपार्टमेंट के पास कि भैया मेरा सिक्योरिटी छोड़ दो, मेरा बैंक गारंटी छोड़ दो, हो गया, मैंने कर दिया पेमेंट। ओके।
प्रोविजनल असेसमेंट फाइनल असेसमेंट में कब बनेगा? 6 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। चाहो तो यहाँ प्रोविजनल वर्ड लिख लो, वरना बाद में बोलोगे ये कहाँ से आया। प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर के 6 मंथ्स के अंदर फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा, यहाँ पे लिखना प्रोविजनल असेसमेंट ऑर्डर। ठीक है। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट सच इन्फॉर्मेशन एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर फाइनलाइजिंग द असेसमेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो मांग लेंगे और उसके बेसिस पे अपना फाइनल असेसमेंट हो जाएगा। अच्छा, ये जो 6 मंथ्स है इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। कौन एक्सटेंड करेगा? जेसी या एसी एक्सटेंड करेगा फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स, यानी 6 + 6 मंथ्स। और कमीशन चाहे तो इसको 4 इयर्स तक एक्सटेंड कर सकता है, 6 + 4, 6 मंथ्स + 4 इयर्स तक। ठीक है। और वो कब करेंगे? ऑब्वियसली जब सफिशिएंट कॉज होगा, लग रहा होगा कि इसका मतलब नहीं हो पा रहा, टाइम लग रहा है, जो भी रीजन है वो उससे अपने मतलब नहीं, बस एक्सटेंड हो सकता है, ये पता होना चाहिए। जेसी और एसी इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 6 + 6, कमिश्नर इसको एक्सटेंड कर सकता है 4 इयर्स तक। सिंपल। अगर कोई टैक्स अमाउंट पेबल हो जाता है सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन, तो इंटरेस्ट के साथ सप्लायर को पे करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट डे आफ्टर ड्यू डेट, यानी 21वां तारीख से, 21st से, ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट। और अगर टैक्स अमाउंट कुछ रिफंडेबल होता है सब्सिक्वेंट टू फाइनलाइजेशन, देन इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पे 6% है और यहाँ पे 18% है ऊपर वाले में। ठीक है। एट स्पेसिफाइड रेट विल बी पेबल टू सप्लायर। एबीसी लिमिटेड इज अ सप्लायर ऑफ मेडिकल इक्विपमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल। वाइल सप्लाइंग द इक्विपमेंट, उसको पता नहीं है कि 18% लगेगा कि 18% लगेगा, तो क्या वो जा सकता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए? हाँ जी, जा सकता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए, बिकॉज रेट के लिए भी जा सकते हैं और वैल्यू के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ खत्म होता है अपना प्रोविजनल असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट। अब चलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। होना सब साथ में, पहले पढ़े हैं अपने, आ जाओ इधर, सिर्फ रीड कर रहे हैं अभी। कोई भी असेसमेंट सेलेक्टिव बेसिस पे ले सकता है टैक्सेबल पर्सन का प्रॉपर ऑफिसर, बट ये तभी ले पाएगा ऑब्वियसली जब रिटर्न फाइल होगा। जिसका रिटर्न ही फाइल नहीं हुआ उसका स्क्रूटनी कर सकते हैं क्या? नहीं। पेपर दे के आओगे तभी तो पेपर चेक होगा, पेपर दे के ही नहीं आओगे तो पेपर चेक कैसे होगा? इसलिए कोई गिव अप नहीं करेगा, सब पेपर देने जाएंगे, एंड तक फाइट मारेंगे, 5 बजे तक लिखेंगे। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी अपने को मिलता है ड्यूरिंग स्क्रूटनी, तो एक नोटिस आएगा अपने पास जो कि एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि बताओ भैया ये गलती हुई है, कैसे हुई है, बताओ। तो 30 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस या सच फर्दर पीरियड एज मे बी प्रोवाइडेड बाई, चाहे तो वो फर्दर पीरियड दे सकता है प्रॉपर ऑफिसर अपने को। अच्छा, उस नोटिस में क्या होगा? क्वांटिफाई होगा अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी एंड अदर अमाउंट पेबल। जितना भी डिस्क्रिपेंसी आएगा उससे रिलेटेड कितना टैक्स बनता है, कितना इंटरेस्ट बनता है, कितना पेनल्टी बनता है, ये बता देना भाई नोटिस में। प्रॉपर ऑफिसर को ये रजिस्टर्ड पर्सन को पता होना चाहिए कि कितना पे करना है, नहीं तो पे क्या करेगा जब उसको पता ही नहीं है। तो 30 डेज के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा डिस्क्रिपेंसी और पे कर देगा टैक्स, इंटरेस्ट या कोई भी अमाउंट जो भी पेबल आ रहा है वो पे कर देगा। और फर्निश एक्सप्लेनेशन फॉर डिस्क्रिपेंसी, जो भी डिस्क्रिपेंसी है उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन जमा दे देगा। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा? एक्सप्लेनेशन जो आया बाय रजिस्टर्ड पर्सन या इन्फॉर्मेशन जो भी सबमिट हुई है वो एक्सेप्टेबल है, तो प्रॉपर ऑफिसर इन्फॉर्म कर देगा एंड नो फर्दर एक्शन विल बी टेकन, कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है by the registered person या registered person after accepting the discrepancy fail to take corrective measure, what is the corrective measure? टैक्स का पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया, टैक्स का पेमेंट नहीं किया, या उसने जो एक्सप्लेनेशन दिया मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, अगर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया तो हम क्या करेंगे? ऑडिट करवाएंगे 65 में, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे 66 में, लर्न कर लेते हैं आगे काम आएगा। ऑडिट करवाएंगे 65 में, स्पेशल ऑडिट करवाएंगे 66 में, और या तो इंस्पेक्शन सर्च सीजर करवा देंगे या 73 74 के तहत आपका प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर देंगे। इनिशिएट करेंगे प्रोसीडिंग 73 74। क्या होगा? डिमांड एंड रिकवरी होगा, लिख लो, डिमांड एंड रिकवरी चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ ही जाएगा अपने को क्या है। यहाँ खत्म होता है अपना स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न, स्क्रूटनी असेसमेंट। अब बढ़ते हैं असेसमेंट फॉर नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न। अब जिसने रिटर्न नहीं लगाया, वेर अ रजिस्टर्ड पर्सन फेल्स टू फर्निश द रिटर्न अंडर सेक्शन 39। अच्छा, तुम इसके लिए ना एक बेस्ट काम करो, इसके लिए स्ट्रेट अवे ना गाइडलाइंस में ही आ जाओ, क्योंकि गाइडलाइंस में थोड़ा बेटर तरीके से लिखा हुआ है, पूरा ही सिस्टम लिखा हुआ है जो हमने पढ़ा। देखो, गाइडलाइंस है नीचे पेज नंबर 121 में। एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए डिपार्टमेंट ने गाइडलाइन बने कि ऐसा 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 प्रोसीजर फॉलो करना है एक नॉन फाइलर के लिए। एक सिस्टम जनरेटेड मैसेज आ जाएगा टू ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन 3 days बिफोर ड्यू डेट,
टू नच देम अबाउट द फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यू डेट, उनको याद दिलाने के लिए कि भैया ड्यू डेट है, 3 दिन बाद लगा देने का है. Once the due date of furnishing of return is over, a system generated mail message would be sent to all defaulters immediately after due date to affect the said registered person has not furnished his return for the said tax period एंड वगैरह वगैरह. एक मेल आ जाएगा तुम्हारे पास कि भैया तुमने रिटर्न नहीं लगाया, जैसे ही ड्यू डेट जाएगा वैसे ही. और ड्यू डेट ऑफ रिटर्न से 5 दिन के बाद आपके पास एक नोटिस आ जाएगा. पहले एक नॉर्मल मेल आएगा जिसमें इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि रिटर्न नहीं लगाया, अभी भी ऑप्शन है, लगा सकते हो पेनल्टी वगैरह पे करके. बट 5 दिन बाद आपके पास एक नोटिस आ जाएगा स्ट्रेट अवे, और वो नोटिस बोला जाएगा कि तुमको रिटर्न लगाना है. ठीक है, 15 दिन के अंदर. तुमने उस 15 दिन के अंदर भी रिटर्न नहीं लगाया, नोटिस आने के बाद 15 दिन तक अगर रिटर्न नहीं लगाया, तो प्रॉपर ऑफिसर में प्रोसीड टू एसेस द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ द डिफॉल्टर अंडर सेक्शन 62 टू द बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट. कैसे करेगा? बजा देगा, बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट कर देगा. और टेक इनटू अकाउंट क्या क्या चीज पे करेगा, क्या क्या देखेगा, वो उसके पास कुछ डेटा होगा तभी तो बजा पाएगा ना, अदरवाइज कैसे बजाएगा. तो उसके लिए उसके पास क्या होना चाहिए? वो तुम्हारा डिटेल देखेगा GSTR 1 का, वो तुम्हारा डिटेल देखेगा GSTR 2A में जो भी तुमने दिया है. GSTR 1 क्या होता है, GSTR 2 क्या होता है? GSTR 1 होता है आउटवर्ड सप्लाई. तुमने जितने भी सेल्स किए हैं पूरे मंथ में वो तुम GSTR 1 में बताते हो. GSTR 2A में तुम्हारा ITC आता है, वो ऑटो पॉपुलेट होता है, अपने आप आ जाता है, पढ़ेंगे ITC चैप्टर में. कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि अवेलेबल है, ई वे बिल, ई वे बिल भी एक चैप्टर है, तो वो पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट समझोगे क्या लिखा हुआ है. या कोई भी सोर्स जो इंस्पेक्शन के जरिए अपने पास आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो अपने पास इंस्पेक्शन के जरिए आता है, ये सब काम यूज करके प्रॉपर ऑफिसर, एज अ प्रॉपर ऑफिसर हम तुम्हारा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देंगे. अब यहाँ से कुछ नया पॉइंट है. ठीक है, देखो, अगर डिफॉल्टर फर्निश करता है एक वैलिड रिटर्न विद इन 30 डेज ऑफ बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर, जब भी बजा दिया वो तुम्हारा, वहां से 30 डेज के अंदर तुम डर के मारे फटाफट जाके एक सही रिटर्न लगा के आ गए, तो फिर जो भी असेसमेंट किया गया था बेस्ट जजमेंट वाला वो विड्रॉ आ जाएगा. जो भी असेसमेंट किया गया था बेस्ट जजमेंट वाला वो विड्रॉ कर लेंगे. क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है? अल्टीमेट एम ये है कि सही रिटर्न आ जाए अपने पास. ठीक है, मेन एम ये, अपना मेन एम ये नहीं है कि अपने बजाते रहेंगे जा जाके सबका. अपने क्या करेंगे, अपना मेन एम है कि सही रिटर्न आ जाए. तो ये बजाने वाला जस्ट एक टाइप से उसको डराने का है कि देखो अगर तुम नहीं भरोगे तो तुमको 10,000 देना पड़ेगा टैक्स. फिर लेकिन जब तुमने कैलकुलेट किया तो तुमको पता चला कि सिर्फ 4,000 टैक्स आ रहा है, तो तुम फटाफट जाके अपना रिटर्न लगा दोगे. Said return remain unfurnished within the statutory period of 30 days from the service of assessment order. Proper officer may initiate 78 अंडर सेक्शन 79 से 78 ऑफ रिकवरी. ठीक है, तो वो क्या करेंगे, रिकवरी प्रोसीडिंग इनिशिएट कर देंगे. मान लो बजाया उसने, बजाने के बाद तुम्हारे पास कितना दिन का समय होता है? 30 डेज का. 30 डेज के अंदर वैलिड रिटर्न लगा दो. अगर तुमने वैलिड रिटर्न नहीं लगाया तो इसका साफ साफ यही मतलब होता है कि तुम जो बजाया उससे सेटिस्फाइड नहीं हो. ठीक है ना, तुम उसको कुछ बोल रहे हो. तो इस सिनेरियो में क्या होगा, इस सिनेरियो में प्रॉपर ऑफिसर 30 डेज जैसे एक्सपायर होगा रिकवरी इनिशिएट कर देगा. क्योंकि भैया जो टैक्स कैलकुलेट किया वो लेना भी तो है डिपार्टमेंट को, तो वो रिकवरी इनिशिएट करेगा. रिकवरी जहां पे लिखा वहां लिख दो डिमांड एंड रिकवरी. चैप्टर में ये समझेंगे कैसे होता है. ओके, कहाँ गया सब, स्क्रीन से गायब क्यों हो? आ जाओ. बेस्ड ऑन द फैक्ट अवेलेबल, कमिश्नर में रिजॉर्ट टू प्रोविजनल अटैचमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू. मतलब इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका बैंक अकाउंट या उसका लैंड या उसका बिल्डिंग या कुछ भी उसका अटैच कर लेंगे, अपने प्रोविजनली अटैच कर लेंगे एक बार के लिए. और प्रॉपर ऑफिसर एंड प्रॉपर ऑफिसर वुड इनिशिएट एक्शन. क्या कर सकता है? कैंसिल कर सकता है रजिस्ट्रेशन वेयर द रिटर्न हैज नॉट बीन फर्निश्ड विद इन सेक्शन इतना. तो कैंसिल हो जाता है रिटर्न. याद है अपने पढ़े थे कैंसिलेशन वाले चैप्टर में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कैंसिलेशन में पढ़े थे कि रिटर्न नहीं लगाता है तो रिटर्न रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है. तो ये वही वाला पॉइंट बोल रहा है. ठीक है, और ऊपर वाला पॉइंट बोल रहा है वो प्रोविजनली अटैच कर सकता है तुम्हारा बैंक अकाउंट को. अगर उसको लगता है कि तुम पैसा नहीं दोगे या उसको डर है कि रेवेन्यू का इंटरेस्ट अफेक्ट होगा तो वो प्रोविजनली अटैच कर लेगा तुम्हारे बैंक अकाउंट को. और ये एकदम जेन्युइन होता है, मतलब ये होता है एक्चुअल में. एक्चुअल में वो अटैच कर लेते हैं और अटैच करके कई बार पेमेंट भी निकाल लेते हैं उससे. अटैच मतलब समझते हो, बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, फिर बैंक अकाउंट में ना कुछ आएगा ना कुछ जाएगा. तो ये था असेसमेंट ऑफ नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न. अब चलते हैं असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन. बट उसके पहले एक चीज आपको बता देता हूँ, जो अपने क्या पढ़े थे कि 5 साल के अंदर तक आता है. करेक्ट. अच्छा, इसमें एक पॉइंट मिस हो गया था ना नॉन फाइलर ऑफ रिटर्न में.
उसमें भी ये 5 साल वाला क्राइटेरिया है, ठीक है, उसमें भी ये 5 साल वाला क्राइटेरिया है, तो ये वाला पॉइंट वहां पे नोट्स में लिख लेना, ठीक है। उसमें भी 5 साल वाला क्राइटेरिया कि 5 दिन के अंदर, सॉरी 5 साल फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, वहां से 5 साल के अंदर कभी भी अपने पास वो बजा सकते हैं। तो ये दोनों के लिए कॉमन है। तो चलो एक बार यहाँ एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। लेट्स अज्यूम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18 इज 31/12/2018। If a person default in filing of return for any tax period, किसी भी टैक्स पीरियड के लिए कोई सा भी रिटर्न अगर वो लगाना भूल गया 17-18 का, तो 5 साल तक कभी भी उसके पास बेस्ट जजमेंट असेसमेंट आ सकता है। अब ये 5 साल कहाँ एक्सपायर होंगे, तो यहां से 5 साल, ठीक है, 19, 20, 21, 22, 23, 23। तो प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो तुम्हारा कभी भी बजा सकता है ऑन और बिफोर 31/12/2023 तक, 31/12/2023 तक कभी भी तुम्हारे पर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जा सकता है। अब ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी लिख ही लेना, नहीं तो फिर वो मिस आउट हो जाएगा। एक काम करते हैं ना, इसको रब कर देते हैं। चलो ये दोनों के लिए, दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है ये। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, तुम फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन या तुम्हारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया बट तुमको टैक्स पे करना है, तो उस सिनेरियो में क्या करेगा, प्रॉपर ऑफिसर असेस करेगा तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी टू बेस्ट ऑफ हिज जजमेंट, इशू करेगा नोटिस टू अ टैक्सेबल पर्सन कंटेनिंग द ग्राउंड्स ऑन विच द असेसमेंट इज प्रपोज टू बी मेड, और फिर टैक्सेबल पर्सन के पास 15 दिन का टाइम होगा टू फर्निश द रिप्लाई if any. Thereafter an order shall be passed and summary thereof shall be uploaded electronically. Electronically अपने summary upload कर देंगे, और ये वाला भी 5 साल के अंदर तक हो सकता है फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट से। तो जल्दी से बता दो, मान लो अपने कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 का, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का सब बताओ क्या होगा, कब तक आ सकता है, कब तक बजा सकता है। 24, ठीक है, 31 दिसंबर 24 तक कभी भी तुम्हारे पास वो बजा सकता है, अगर तुमने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया या तुम्हारा कैंसिल हो गया रजिस्ट्रेशन। ओके, वेरी गुड। अब बात करते हैं समरी असेसमेंट की। समरी असेसमेंट टू इनिशिएट द टू इनिशिएटेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू विद प्रीवियस परमिशन ऑफ एडिशनल कमिश्नर एंड जॉइंट कमिश्नर, ठीक है, एसी और जेसी का परमिशन लगेगा, अदरवाइज वो नहीं इनिशिएट कर सकते हैं। प्रॉपर ऑफिसर के पास एविडेंस होना चाहिए कि टैक्सेबल पर्सन हैज इनकर्ड अ लायबिलिटी टू पे टैक्स, मतलब एक टैक्स बन रहा है उसका, ऐसा एक एविडेंस होना चाहिए, और सफिशिएंट ग्राउंड होना चाहिए टू बिलीव दैट कि अगर डिले किया ना हमने पासिंग ऑफ असेसमेंट ऑर्डर, तो भैया ये निकल लेगा और सारा रेवेन्यू अफेक्ट हो जाएगा। समरी असेसमेंट कब विड्रॉ हो जाएगा, ऑन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर विड्रॉल ऑफ समरी असेसमेंट विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन भी समरी असेसमेंट का ऑर्डर आया, वहां से 30 days के अंदर अपने चले जाएंगे डिपार्टमेंट के पास और जाके बोलेंगे भैया समरी असेसमेंट हटा लो, इसको हटा दो। और या तो फिर ओन मोशन में, अगर ऐसा लगता है कि कुछ एरर हो गया था, समरी असेसमेंट नहीं इशू करना चाहिए था, तो उस सिनेरियो में क्या करेंगे, 73 और 74 कर देंगे। 73 74 मतलब क्या होता है, तुम्हारा डिमांड एंड रिकवरी, डिमांड एंड रिकवरी कर देंगे। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो क्या हुआ कि एक गोडाउन था, ठीक है, उस गोडाउन में डिपार्टमेंट पहुंच गया, जैसे उस गोडाउन में डिपार्टमेंट पहुंचा उसको ढेर सारे गुड्स दिखे जिसका कोई भी नोटिंग वगैरह नहीं था। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, डिपार्टमेंट जनरली रजिस्टर्ड पर्सन को ही खोजेगा, या जो भी बंदा ओनर होगा उसको खोजेगा, ओनर नहीं मिल रहा है, तो उस समय जो भी व्यक्ति वहां पे होगा पर्सन इंचार्ज, उसको पकड़ेगा और उसके ऊपर असेसमेंट कर देगा, उसको पकड़ेगा और उसके ऊपर असेसमेंट कर देगा। Where the taxable person to whom the liability percent is not ascertainable, and such liability pertain to supply of goods, the person in charge of such goods shall be deemed to be the taxable person liable to, और उसके ऊपर असेसमेंट हो जाएगा, एंड ही विल बी लाइबल टू पे टैक्स एंड अदर ड्यूज। एंड ऑब्वियसली बाद में अगर प्रूफ कर देगा, ओनर सामने आ जाएगा, तो ऑब्वियसली उसको छोड़ देंगे, मेन ओनर पे इनिशिएट कर देंगे, तो कॉमन सेंस की बात है। When a tax
tax evaded goods are under transportation or stored in warehouse and taxable person in respect of such good is not ascertainable। तो जो भी पर्सन इंचार्ज होगा उस वेयर हाउस का, वो गियो उसके ऊपर असेसमेंट कर देंगे अपने, तो वो उसी को टैक्स पे करना, उसी को सब करना। तो इसीलिए किसी का भी गुड्स अपने घर में रखने का नहीं जब तक उसका इनवॉइस नहीं देख लेते हो, ठीक है, नहीं तो फंस जाओगे। तो ये तो बात रही अपनी समरी असेसमेंट की। तो यहाँ खत्म होता है अपने 6 टाइप्स के असेसमेंट। अब बढ़ते हैं ऑडिट की तरफ। दो ऑडिट होते हैं, एक होता है 65, एक होता है 66। ठीक है, 65 किसके लिए? जब टैक्स अथॉरिटी ऑडिट करवाती है। इसमें क्या होता है, कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम मे अंडरटेक ऑडिट ऑफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो यहाँ पे ऑडिट कौन करता है? या तो कमिश्नर और या तो कोई भी ऑफिसर, जो कमिश्नर बोलता है कि तुम जाके इसका ऑडिट करके आओ, तो तुम जाके इसका ऑडिट करके आओगे। ऑडिट कहाँ करोगे? प्लेस ऑफ बिजनेस में करोगे या उसके ऑफिस में करोगे? जो भी उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां जाके ऑडिट करोगे या उसके ऑफिस में करोगे। ऑडिट पे जाने से पहले उसको 15 दिन का प्रायर नोटिस दे देना, ताकि वो सारा इंतजाम करके रखे, सारा फाइल्स निकाल के रखे, सब कुछ निकाल के रखे। 15 दिन तक का टाइम दे देने का है उसको, स्टार्ट करने से पहले। कितने दिन के लिए ऑडिट, कब तक ऑडिट खत्म करोगे? 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन ऑफ ऑडिट। जिस दिन शुरू किया वहां से 3 मंथ्स के अंदर खत्म कर देने का। एक्सटेंड हो सकता है, हाँ, मैक्सिमम 6 मंथ्स मोर एक्सटेंड हो सकता है, कमिश्नर कर सकता है। तो यहाँ पे चाहो तो कॉमनली लिख लो 3+6, 3+6 के अंदर इसको खत्म करने का अपने को। जब कुछ कंक्लूजन ड्रॉ हो गया तो ऑब्वियसली जिसके ऊपर ऑडिट किया उसको बता देना, रजिस्टर्ड पर्सन को इन्फॉर्म कर देना अबाउट फाइंडिंग, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, क्या क्या मिला, उसके क्या अधिकार है और उसको कितना टैक्स देना, ये सब कुछ उसको बता देने का है। और कुछ डिमांड आता है तो 73 74, यानी कोई भी टैक्स पेबल आ रहा है तो 73 या 74 को इनिशिएट करेंगे। वो डिमांड एंड रिकवरी में पढ़ेंगे कैसे क्या होता है, अभी बस इतना समझो 73 74 को इनिशिएट करेंगे। अच्छा, तो ये सीए ऑडिट कंडक्ट कर रहा है क्या? नहीं लिखा है क्या कहीं सीए ऑडिट कंडक्ट कर रहा है? नहीं, डिपार्टमेंट खुद से ऑडिट कर रहा है। मतलब डिपार्टमेंट का ही कोई ऑफिसर जा रहा है और वो ऑडिट कर रहा है। कहाँ ऑडिट करेगा? प्लेस ऑफ बिजनेस पे या ऑफिस में। जाने से पहले 15 दिन पहले बता देना उसको, और 3 महीना प्लस 6 मंथ्स के अंदर ऑडिट को क्लोज कर देना। जो भी तुम्हारा कंक्लूजन ड्रॉ हुआ है वो जाके बता देना, फाइंडिंग्स बता देना, राइट्स बता देना, ऑब्लिगेशन बता देना। किसको बताओगे? रजिस्टर्ड पर्सन को। कोई टैक्स पेबल आता है तो 73 और 74 को इनिशिएट कर देना। अब बताओ, स्पेशल कौन है, डिपार्टमेंट या हम लोग? हम लोग स्पेशल है, इसीलिए स्पेशल ऑडिट अंडर 66 कौन करता है? एक सीए करता है। ठीक है, तो किसी भी स्टेज ऑफ स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन, एक बंदे का स्क्रूटनी चल रहा है, इंक्वायरी चल रहा है या इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उस दौरान अगर एसी को ऐसा लगता है, दो चीजें हो सकती है, ठीक है, ध्यान देना। वैल्यू हैज नॉट बीन करेक्टली डिक्लेयर्ड, या क्रेडिट अवेल्ड इज नॉट विद इन द नॉर्मल लिमिट, आईटीसी क्रेडिट, क्रेडिट मतलब आईटीसी, ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अगर एसी को लगता है कि वैल्यू सही से डिटरमाइन नहीं किया रजिस्टर्ड पर्सन ने, और या तो उसने जो आईटीसी ली है ना बहुत ज्यादा ली है, बहुत ज्यादा ही ले ली है, ठीक है, तो उस दौरान वो क्या करेगा? एक सीए या सीएमए को नॉमिनेट करेगा। एक सीए सीएमए को नॉमिनेट करेगा। वो सीए और सीएमए क्या करेगा? रिपोर्ट सबमिट करेगा, मतलब ऑडिट करेगा। ये ऑडिट कितने दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा? 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ 90 डेज इसको अवेलेबल, यानी 90 + 90 डेज के अंदर कंप्लीट कर देना है ऑडिट को। ये ऑडिट तुम तब भी करवा सकते हो जब तुम्हारा अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड है। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन ये नहीं बोल सकता कि अरे मैंने तो सीए से ऑडिट करवा लिया है, नहीं नहीं, वो अलग ऑडिट है, ये अलग ऑडिट है, ये होगा ही होगा। ओबीएच देंगे क्या रजिस्टर्ड पर्सन को? ऑब्वियसली उसको ओबीएच दे देंगे। और कोई भी टैक्स अगर पेबल आता है तो 73 74 को इनिशिएट करेंगे। अरे भैया वो सब तो ठीक है, पैसा कौन देगा? रेमुनरेशन। तो रेमुनरेशन कौन डिसाइड करेगा? कमिश्नर डिसाइड करेगा, और वो जितना रुपया बोलेगा उतना फाइनल होगा। होता क्या जनरली, देखो जो जीएसटी बोर्ड होता है ना उसमें रजिस्टर्ड होता है काफी सारे सीए, ठीक है, तो जब भी उसको स्पेशल ऑडिट करवाना होता है उसी में से एक नाम सेलेक्ट करता है और फिर उसको बोल देता है कि भैया इसका जाके ऑडिट कर दो। 90 + 90 डेज के अंदर ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। एक चीज याद रखना, कब करवा सकते हैं? जब वैल्यू करेक्टली डिक्लेयर्ड नहीं है या आईटीसी कुछ ज्यादा ही अवेल करके रखा हुआ है ऐसा लग रहा है। कब लग रहा है? ड्यूरिंग स्क्रूटनी, इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन। ओके, स्क्रूटनी, ओ माय गॉड, इसका क्या मतलब होता है? स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान भी करवा सकता है क्या? ओके, स्क्रूटनी असेसमेंट के दौरान अगर लगता है कुछ गड़बड़ है तो भी करवाया जा सकता है। कौन करेगा? सिर्फ सीए और सीएमए, ठीक है।
जोश जोश में CS लिख के मत आ जाना, सिर्फ CA CM है, CS बोलने का आदत है, साथ में बोल मत देना इसमें, ये अलग है वो अलग है। ठीक है, 90 + 90 days कंडक्टेड इवन इफ ऑडिट हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड, OBH मिलेगा, 7374 इनिशिएट कर देंगे। पैसा कौन देगा ये नहीं लिखा हुआ है एक्ट में, बस लिखा है कौन डिसाइड करेगा, कमिश्नर डिसाइड करेगा, और उसका जो भी डिसीजन होगा, जितना रुपया भी वो बोलेगा, दैट इज फुल एंड फाइनल। दैट्स इट, यहाँ पे एंड होता है पूरा चैप्टर। चलिए चैप्टर पढ़ के एक चीज तो समझ में आ गया कि चार्ट से पढ़ना है, बुक से पढ़ने से थोड़ा इधर उधर जाता है। ठीक है, तो चार्ट से ही पढ़ लेना, दोनों ही मेरा बनाया हुआ है। ठीक है, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द कंसाइज बुक, पेज नंबर 125। Kulbhushan Son has entered into a contract to supply a consignment of certain goods. However, since it is unable to determine the value of goods, it applies for payment of tax on such goods on provisional basis. पहली बात बताओ तो कर सकता है क्या? वैल्यू नहीं बता पा रहे, प्रोविजनल में चले जाए क्या? यस 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 यस, ओके। Along with the documents वगैरह, on 12th January, the AC of the central tax issues following payment of tax on provisional basis वगैरह, यानी 12 जनवरी को प्रोविजनल ऑर्डर आ गया अपने पास, बॉन्ड भी एग्जीक्यूट हो गया, सिक्योरिटी भी फर्निश हो गई। कुलभूषण कंप्लाई करता है विद द सेम और सप्लाई करता है। सप्लाई किस दिन हमने किया? सप्लाई किया गुड्स का हमने 25 जनवरी को, आफ्टर पेइंग द टैक्स ऑन प्रोविजनल बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट कंसाइनमेंट ऑन 19 फरवरी। 25 जनवरी को हमने सप्लाई किया था, 19 फरवरी को हमने पेमेंट कर दिया। राइट है, सही है, जो कि नेक्स्ट मंथ के 20 तक पेमेंट करना होता है। बट एक चीज इसमें बस अंतर हुआ है, अंतर ये हुआ है कि अपने प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट किया है। ठीक है, प्रोविजनल बेसिस पे पेमेंट किया है क्योंकि अपने को पता नहीं था वैल्यू क्या होगा। बाद में क्या हुआ, 21 मार्च को फाइनल असेसमेंट ऑर्डर आया अपने पास और टैक्स बना अपना 1,80,000 का ड्यू ऑन दी कंसाइनमेंट। कुलभूषण ने टैक्स को पे किया 9 अप्रैल को। अपने को क्वेश्चन में क्या करना है? डिटरमाइन करना है इंटरेस्ट पेबल इफ एनी। ओके, ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, बताओ क्या करने का है। सारी डेट्स मार्क कर दी है हमने। बोलो, एक आंसर आ भी गया मेरे पास, 4260.80। बॉन्ड एग्जीक्यूट करना था, सिक्योरिटी फर्निश करनी थी, कर दी। 25 जनवरी को हमने प्रोविजनल बेसिस पे सप्लाई किया और 19 फरवरी को हमने पेमेंट कर दिया प्रोविजनल बेसिस पे। 25 जनवरी को सप्लाई किया और प्रोविजनल बेसिस पे जो टैक्स पे किया वो 19 को किया। अपना डिफरेंशियल आ गया 21 मार्च को 1,80,000 का। अभी 1,80,000 तो पहली बार डिपार्टमेंट को देना पड़ेगा, हम लोग देंगे मतलब, तो ये तो कंफर्म है। इसके साथ इंटरेस्ट भी जाएगा क्या? कितना परसेंट से जाएगा? परसेंटेज पहले बताओ तो कितना जाएगा? 18, वेरी गुड, 18% से जाएगा, ये तो पता चल गया। अब कैलकुलेट करना है कहां से कहां तक, तो बता दो कहां से कहां तक। 48 डेज, 48 डेज आ रहा है क्या? कहां से कहां तक? 21 फरवरी से लेके 9 अप्रैल तक, करेक्ट। फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, यानी 21 से लेके 9 तक। परफेक्ट, तो यही आ रहा है अपने 4,261, करेक्ट। 61 बोल रहे, 61 बोलता है, पता है मेरे को। ओके, 48 डेज सबका आ गया। अब क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे ही अपने सेकंड पॉइंट में गए, सेकंड पॉइंट में अपने को पता चला कि मान लो ऊपर का जो भी अपने बोले सब सही है, बट इस बार क्या हुआ है, 4,20,000 रिफंडेबल आया, 4,20,000 रिफंडेबल आया 21 मार्च को। और अपने को जो रिफंड मिला है वो मिला है 9 अप्रैल को, नहीं 9 अप्रैल, रिफंड विच इज अप्लाइड, अच्छा 9 अप्रैल को, एंड टैक्स वाज रिफंडेड ऑन 5 जून। 5 जून को अपने को मिला है, 5 जून को अपने को 4,20,000 रिफंड मिल गया है। क्या करने का है? रिफंड तो मिलेगा डिपार्टमेंट से, चलो ठीक है। इंटरेस्ट होता है क्या जनरली? कितना परसेंट होता है? ओके, ठीक है। अब बताओ रिफंड कितना मिलेगा, परसेंटेज मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा रिफंड पे?
पेड विद इन 60 डेज फ्रॉम रिफंड एप्लीकेशन। सही है, ठीक है। रिफंड एप्लीकेशन हमने फाइल किया 9 अप्रैल को, 5 जून को ही अपने को अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो विद इन 60 डेज मिल गया, तो कोई रिफंड नहीं आने का है। ठीक है, परफेक्ट। इजी है, कुछ टफ लगा? नहीं, काफी इजी चैप्टर है। देखो, थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, लगे हाथों तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ फाइनल ऑर्डर की जगह अपने एक काम कर सकते हैं ना, फाइनल ऑर्डर को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं एप्लीकेशन वर्ड भी लिख देते हैं, तो थोड़ा इजी पड़ेगा अपने को नेक्स्ट टाइम। ठीक है, एप्लीकेशन से 60 डेज के अंदर, वैसे करके। ठीक है, और ये 5 ईयर्स वाला चेंजेस भी यहाँ पे कर ही दिए हैं, इसको कॉमन में डाल दिए हैं, यानी ये दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। 4 के लिए भी एप्लीकेबल है एंड 5 के लिए भी एप्लीकेबल है, 4 के लिए भी एप्लीकेबल है और 5 के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ओके। तो यहाँ खत्म होता है पूरे चार्ट के साथ असेसमेंट एंड ऑडिट। इधर समझ आ गया तो आ गया, और कहीं नहीं समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि और कोई करवाता ही नहीं है जब तक। आप इस फाइल को अलग से अपलोड कर देंगे, आज डालूंगा ना अप टू वाला, अप टू डे 10। अच्छा, आपने डे 10 तक है ना, डे 10 है ना आज? हाँ, तो डे 10 में आते आते अपने को एक चीज तो समझ में आ गई कि आवर्स मैटर नहीं करते हैं। आवर्स मैटर करते हैं क्या? कि लोग बोलते हैं 8 घंटा पढ़ो, 10 घंटा पढ़ो, कुछ मैटर करता है? नहीं, मैटर क्या करता है? क्वालिटी। कितना आप इफेक्टिव स्टडी करो, क्योंकि अपने 1.5-2 घंटे में इतना पढ़ लेते हैं जितना मतलब लोगों को पढ़ने में बहुत टाइम लग जाता है, विद क्वेश्चन एंड आंसर। तो आवर्स कभी भी मैटर नहीं करता है। तो कभी भी तुमको कोई बोले आवर्स मैटर, नहीं, क्वालिटी मैटर्स। हाँ, अब उस क्वालिटी के लिए कितना आवर्स लगेगा वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से अपने को डिसाइड करना पड़ेगा। तो कभी भी जब तुम लोग अपना प्लान बनाओगे, अभी बनाओगे रिसेंटली, नेक्स्ट मंथ से या उसके बाद से स्टार्ट करोगे, तो आवर्स के बेसिस पे मत बनाना, क्वालिटी के बेसिस पे बनाना। क्योंकि जितनी अच्छी क्वालिटी स्टडी करोगे उतना अच्छा। देखो, एक चैप्टर को पढ़ने को किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को वही चैप्टर पढ़ने में 3 घंटा लगता है। तो 3 घंटा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 3 घंटे के बाद वो चैप्टर खत्म हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, 4 घंटे जा रहा है, 5 घंटे जा रहा है, वैसे नहीं करने का। ऐसा मैं एक ओवरव्यू तुम लोग को लास्ट में दूंगा प्लान का, कि प्रति चैप्टर मिनिमम कितना लगना चाहिए। तो उसी के अराउंड आसपास ही अपने को रहना है। बाकी तो पूरी प्लान वगैरह आई जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है उसके ऊपर। तो ये गया अपना, पहले काटते हैं, मजा आता है टिक करने में। असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर, गया लो।